Welcome to back my YouTube channel. All friends, please subscribe this YouTube channel and like, share, comment for this video. तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत शुरू किए होंगे। दोस्तों हमने भी आपकी एग्ज़ाम को हेल्पफुल बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए दो टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपकी एक राजस्थान जीके से संबंधित चल रही है और एक इसमें आपकी सामान्य विज्ञान से संबंधित है। जो राजस्थान जीके से संबंधित है दोस्तों, उसमें हमने लगभग 6 क्लासें डाली है, तो एक बार उनको भी विजिट करें, उनको भी लगाने की कोशिश करें कैसी लगती है आपको। और दूसरी टेस्ट सीरीज है वो आपकी सामान्य विज्ञान की चल रही है, जिसमें आपकी 6वीं क्लास है। तो दोनों क्लासों को दोस्तों अनवरत लगाए और अपनी जो थ्योरी की आप जो तैयारी की है उन थ्योरी को देखते हुए आप इनका रिवीजन कर सकते हो। जो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये आने वाले एग्ज़ामों में दोस्तों आपको हेल्पफुल करेगी, सहायता करेगी आपको। तो इन टेस्ट सीरीज को ज़रूर लगाए आप। और इस आपने यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता आपको कैसी लगती है, स्तर कैसा लगता है, क्या इसको और सुधारने की ज़रूरत है, तो ये भी आप अपना सजेशन दें। और यदि किसी पर्सन में आपको डाउट रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, आपका उसका सफिशिएंट आपको उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। और जो अपनी पढ़ाई है दोस्तों, उसको अब आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगभग पास आ रहे हैं। आपका सीईटी का आपका 22 से शुरू होने जा रहा है 12th लेवल वाला, और दिसंबर में आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की हो जाएगी और आपका पशु परीक्षक की भर्ती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थ्योरी से नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने जो सिलेबस है इस सिलेबस को दोस्तों रिवीजन करा सके। तो इसलिए आप अब प्रत्येक वीडियो को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इस क्लास को लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं और किस स्तर के। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्किकों की अवतल सतह पर पाए जाने वाली जो खांच है वो क्या कहलाती है? वर्किक, जिन्हें आप किडनी भी कहते हो या आम भाषा में जिनको आप गुर्दे कहते हो, तो जो आपको वर्किक होते हैं उन वर्किक की जो अवतल सतह होती है, अवतल सतह का मतलब जो उभरी हुई सतह होती है, उस सतह पर पाए जाने वाली जो खांच पट्टी है उस खांच पट्टी को क्या कहते हैं? क्या वल्किट या कॉर्टेक्स कहते हैं? क्या मध्यांश या मेडुला कहते हो? क्या वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं? या हाइलम कहते हैं? तो जो खांच पट्टी होती है उस खांच पट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? उस खांच पट्टी को कहते हैं आपके हाइलम। क्या कहते हैं? खांच पट्टी को हाइलम कहते हैं। अगला है, शरीर से बिलिरुबिन, बिलिविरडिन जैसी जो पदार्थ है उनका जो उत्सर्जन करता है वो कौन सा भाग होता है? शरीर से बिलिरुबिन व बिलिविरडिन जैसे पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका जो उत्सर्जन करने वाला भाग है वो कौन सा है? क्या यकृत है? क्या वर्किक है? क्या त्वचा है? या फिर फेफड़े है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो आपकी यकृत ग्रंथि है। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। तो ये जो ग्रंथि है ये आपके शरीर से क्या करती है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जैसे पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अगला है, वर्किक के द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को हृदय की ओर कौन लेके आता है? वर्किक के द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को हृदय की ओर कौन लेकर आता है? तो कौन लेके आता है दोस्तों? क्या वर्किक धमनी लेके आती है? क्या वर्किक शिरा लेके आती है? या हेनरियल लूप लेके आता है? या अभिवाही धमनियाँ लेके आती है? तो वर्किक द्वारा जो शुद्ध किया गया रक्त है उसको लेके कौन आता है दोस्तों? वर्किक शिरा। क्या होता है? वर्किक शिरा। कन्फ्यूज नहीं होना। शुद्ध रुधिर आपका धमनियों में बहता है, अशुद्ध रुधिर किस में बहता है? आपकी शिराओं में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इसमें दो बदल जाती है दोस्तों।
एक जब शुद्ध रुधिर दम मतलब वृक्कों से या आपकी किडनियों से जो साफ होकर आता है वो आपकी वर्किक शिरा होती है, और अशुद्ध लेकर कौन जाती है, आपकी वर्किक धमनी लेकर जाती है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर व मादा युग्मक होता है, उनका जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है? नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन है वो क्या कहलाता है? क्या उसे निषेचन कहते हैं, क्या अलैंगिक जनन कहलाता है, अणजनन कहलाता है, या बीजाणु निर्माण कहलाता है? तो नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन आपका क्या होता है, जिसमें एक कोशिका भाग लेती है, या इसमें कहते हैं या तो नर भाग लेता है या फिर इसमें मादा भाग लेती है, यानी एक कोशिका से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। अण्डजनन क्या होता है? तो अण्डजनन का मतलब होता है दोस्तों अंडाणु का निर्माण अण्डजनन कहलाता है, और बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? बीजाणु निर्माण कहलाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नर व मादा युग्मों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला है आपका, अंडाणु को गर्भाशय से अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है अंडाशय में, तो अंडाशय से वो अंडाणु गर्भाशय तक आता है, ये यूट्रस में आता है। तो वहाँ तक आने का कार्य कौन उपलब्ध करवाता है, उसको मार्ग कौन उपलब्ध करवाता है? क्या योनि मार्ग, क्या योनि गिरवा, क्या अंडवाहिनी, या अंडवाहिनी पुट्टिका? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंडवाहिनी। क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी, जिसको क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, युग्मनज यानी जो जायगोट होता है से कोरक ब्लास्टुला बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? जब युग्मों का संलयन हो जाता है या निषेचन हो जाता है तो यहाँ पे युग्मनज यानी जायगोट बनता है। तो उस जायगोट से फिर ब्लास्टुला अवस्था होती है। क्या बनती है? ब्लास्टुला अवस्था बनती है। तो उस ब्लास्टुला अवस्था को बराबर परिवर्तन होने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है दोस्तों? तो क्या उसमें युग्मक जनन होना आवश्यक है, क्या निषेचन होना आवश्यक है, प्रसव होना आवश्यक है, या विदलन होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका विदलन। क्या हो जाएगा? विदलन होना आवश्यक है। निषेचन हमने पढ़ लिया, नर व मादा युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। प्रसव ये आपके लास्ट की प्रोसेस होती है जब बच्चा जन्मता है, और युग्मक जनन जिसमें युग्मों का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, थैलेमस किसका भाग है? थैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, या मेरुरज्जु का? तो थैलेमस भाग किसका होता है दोस्तों? तो थैलेमस भाग होता है आपका अग्र मस्तिष्क। किसका होता है? अग्र मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क का भाग थैलेमस होता है। और एक इसमें और होता है अग्र मस्तिष्क का, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और जिससे क्या कहते हैं? मास्टर यानी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा किसका भाग है? पोन्स व मेडुला ओब्लोगेटा किसका भाग है? क्या अग्र मस्तिष्क का है, क्या मध्य मस्तिष्क का है, क्या पश्चिम मस्तिष्क का है, या परिधीय तंत्रिका तंत्र का है? तो पोन्स व मेडुला है दोस्तों, ये आपके किसका हो जाएगा? आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। 3 पार्ट हो जाएगा, पोन्स मेडुला, और इसमें एक आ जाएगा पश्चिम मस्तिष्क में आपका अनुमस्तिष्क और हो जाता है। अगला है दोस्तों, निश्चल कण कहाँ पाए जाते हैं? निश्चल कण कहाँ पाए जाते हैं? क्या तंत्रिका कोशिका में होते हैं, क्या पेशी कोशिका में होते हैं, क्या ग्रंथि उपकला में होते हैं, या इन सभी में पाए जाते हैं? तो जो निश्चल कण होते हैं दोस्तों, ये निश्चल कण पाए जाते हैं आपके तंत्रिका कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है, वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? क्या थायराइड ग्रंथि करती है, क्या पैराथायराइड ग्रंथि करती है, या एडेनल ग्रंथि करती है, या पीयूष ग्रंथि करती है? तो जो वृद्धि हार्मोन है उस वृद्धि हार्मोन का निर्माण कौन करती है दोस्तों? आपकी पीयूष ग्रंथि करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन करती है? थायरोक्सिन। पैराथायराइड कौन सी ग्रंथि करती है? तो पैराथायरोक्सिन या पैराथार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्थापन करती है दोस्तों? एड्रिनलिन हार्मोन स्थापन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर।
तो अगले प्रश्न की बात करने से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी साथ सजेस्ट करें इसको, और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो को आप आसानी से एक्सेस कर सके दोस्तों। और जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उनका इस तरह आपको कैसा लग रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी लग रही है, आप ही देख रहे हो कि हम इसकी बार बार गुणवत्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में ये आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। तो आप इनके माध्यम से, आप मुझे पता है थ्योरी की तैयारी कर रहे हो, तो इनके माध्यम से आप अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इनका रिवीजन भी आपका साथ साथ में हो रहा है। तो हम आपके लिए मंडे से सैटरडे तक दोस्तों हर सुबह 11 बजे आपके लिए ये क्लास लेके आते हैं। एक टेस्ट सीरीज आपके राजस्थान जीके से संबंधित चलती है और एक टेस्ट सीरीज आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित चलती है। तो सभी से अनुरोध है कि दोनों टेस्ट सीरीज़ों को लगाएं और अपना प्यार दें दोस्तों। तो आइए चलते हैं। किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होने के रूप प्रकटित होते हैं? कौन सा हार्मोन है जब उसकी कमी हो जाती है तो जिसके कारण क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है? सीधा सा प्रश्न ये है। क्या एडेनिन हार्मोन होता है, क्या वर्दी हार्मोन होता है, क्या थायरोक्सिन हार्मोन होता है, या ग्लूकागोन हार्मोन होता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है, यानी थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है। वर्दी हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति दोस्तों क्या रहता है, बौना रह जाता है, यानी उसकी हाइट क्या होती है, छोटी रह जाती है। और यदि इसकी ज़्यादा उत्पादन हो जाता है या इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, दानव, यानी उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ये आपको आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसे डर लगता हो या क्रोध आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उससे लड़ने के लिए तैयार करता है। और ग्लूकागोन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, आपके लिए शरीर में शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि के हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? किस ग्रंथि के हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? क्या अग्नाशय ग्रंथि का हार्मोन है, क्या पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, क्या अंडाशय ग्रंथि का हार्मोन है, या एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन है? तो हमारी इसमें 2 बार बात हो चुकी है दोस्तों, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा एड्रिनलिन ग्रंथि है। इस एड्रिनल ग्रंथि का जो हार्मोन होता है एड्रिनलिन, उसको हम क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि आपकी बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी, यानी दोनों रूप से कार्य करती है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और अंडाशय ग्रंथि क्या करती है, ये अंडाणु का निर्माण करती है और दूसरी महिलाओं के लिए 2 हार्मोन का निर्माण करती है, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। अगला है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका कौन निभाता है? शुक्राणु, पुरुषों में इनका निर्माण होता है, तो पुरुषों में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका या मुख्य भूमिका कौन सा हार्मोन निभाता है? क्या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, या एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि समान कोशिकाओं का जो समूह होता है और जो विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है? समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य करता है क्या कहलाता है? क्या उसको उत्तक कहते हैं, क्या अंग कहते हैं, तंत्र कहते हैं, या तंत्रिका कहते हैं? तो समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी पहले क्या बनती है दोस्तों, पहले बनती है आपकी कोशिका। क्या बनती है, कोशिका बनती है। कोशिका जब मिल जाती है, कोशिकाओं का समूह मिल जाता है तो उससे क्या बन जाता है, फिर उत्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उत्तक बन जाते हैं। उत्तकों से फिर क्या बनता है दोस्तों, फिर बनता है आपका अंग। क्या बन जाता है, अंग बन जाता है दोस्तों। अंग के बाद में क्या बनता है, फिर आपका अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र के बाद में क्या बनता है, आपका शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तक हो जाएगा। अगला है,
जी हाँ, मुख गुहा यानी जीभ मुख गुहा के आधार से किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी आपने देखा होगा आपकी जो जीभ है वो आगे से स्वतंत्र रहती है और पीछे से वो जुड़ी रहती है। तो जिस आधार भाग से वो जुड़ी रहती है उसको क्या कहते हैं? क्या हाइलम कहते हैं, क्या अफरा कहते हैं, क्या फंडी से जुड़ी होती है, क्या जिया फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगवन से जुड़ी होती है। तो हाइलम हमने पढ़ा, ये वर्की की अवतली सतह को कहते हैं। अपरा, जब गर्भ में बच्चा जुड़ा होता है तो वो अपरा के द्वारा जुड़ा होता है। फंडिस बाबा का वामस्य का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जीहा फ्रेनुलम। क्या हो जाएगा? जीहा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल से आपकी जीहा जुड़ी होती है। अगला है दोस्तों, कौन से दांत होते हैं जो केवल स्थायी दांत विन्यास में ही उपस्थित होते हैं, अस्थायी दांत में नहीं होते हैं? यानी कौन से ऐसे दांत होते हैं जो आपकी स्थायी दांतों में उनका निर्माण होता है, वो अस्थायी दांतों में नहीं होता है, मतलब दूध के दांतों में आपका उनका निर्माण नहीं होता है। तो कौन से होंगे? क्या रदनक होंगे, क्या कर्तनक होंगे, क्या चरणक होंगे, या अग्र चरणक होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका चरणक। क्या हो जाएगा? चरणक। यानी मोलर्स जो टीथ होते हैं वो आपके केवल स्थायी दांतों के दौरान इनका निर्माण होता है। अगला है, आमाशय से आंत में पहुंचने वाला अर्धपचित जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो आमाशय होता है, आमाशय में आपका भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी पूर्ण पाचन नहीं होता है। तो जो आंशिक पाचन होता है या जो अर्धपचित भोजन होता है वो फिर आपके कहाँ जाता है? आपकी छोटी आंत में। कभी कभी ये प्रश्न भी बनता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से अंग में होता है? तो वहाँ पर आपका हो जाता है छोटी आंत। क्या हो जाता है? छोटी आंत या शुद्रांत्र हो जाता है। यदि फिर भी ऐसे पूछ ले कि शुद्रांत्र का कौन सा भाग होता है जहाँ पर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, तो फिर वहाँ पर आप कर क्या होगे? ग्रहणी भाग। क्या कर क्या होगे? ग्रहणी भाग। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या उसको कायम कहते हैं, क्या लाइम कहते हैं, क्या स्टार्च कहते हैं, या फिर उसको रेनिन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कायम। क्या कहते हैं? कायम होता है जो आपका क्या कहलाता है? अर्धपचित भोजन कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु के आमाशय में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है जो वयस्कों में नहीं पाया जाता है? यानी शिशु होते छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो आमाशय में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो वयस्क यानी एडल्ट में नहीं पाया जाता है? तो क्या वो रेनिन एंजाइम होता है, क्या पेप्सिन एंजाइम होता है, क्या लाइपेज एंजाइम होता है, या एमाइलेज एंजाइम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रेनिन एंजाइम। यानी रेनिन एंजाइम एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो केवल बच्चों की अवस्था में यानी छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, वयस्क अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो दोस्तों उसमें जो केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए रेनिन एंजाइम ही भाग लेता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रसनी के कौन कौन से भाग हैं? ग्रसनी के कौन कौन से भाग है, या हमारे शरीर में कितनी ग्रसनियाँ होती है? तो इसमें आपके क्या क्या हो जाएगा? क्या नासा ग्रसनी है, क्या मुख ग्रसनी है, क्या कंठ ग्रसनी है, या उपयुक्त सभी है? तो ग्रसनी के दोस्तों कितने भाग होते हैं? ग्रसनी के दोस्तों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नासा ग्रसनी भी होती है, मुख ग्रसनी भी होती है, और कंठ ग्रसनी भी होती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो रक्त प्लाज्मा होती है या जो रक्त का प्लाज्मा होता है, उस रक्त प्लाज्मा में जो द्रव वाला भाग, उसमें लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? हमने पढ़ा है हमने पढ़ा दोस्तों, जो आपका रक्त होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक आपका उसमें द्रव वाला भाग होता है प्लाज्मा, और एक होता है उसमें आपकी रक्त कणिकाएँ। तो रक्त कणिकाएँ आपकी 3 होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, एंड बिंबाणु होता है। और जो आपका द्रव वाला भाग होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। तो ये पूछा है कि रक्त प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? क्या 92%, या 80%, या 50%, या 70%? तो रक्त प्लाज्मा में आपकी सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92%। क्या हो जाएगा? 92%। यानी रक्त प्लाज्मा में लगभग 92% क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज। कैसे लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताना, और फिर सभी से अनुरोध है
कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुपों में शेयर करना और अपने प्रत्येक टेस्ट सीरीज को दोस्तों विजिट करना। ये आपको टेस्ट सीरीज मंडे से सैटरडे तक आपको रोज़ यानी वीक के 6 दिन में आपको सुबह 11 बजे मिल जाती है। तो प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ को लगाए दोस्तों और इसी टाइम पर अपने यूट्यूब चैनल को विजिट करें और अपनी पढ़ाई को इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और सरल बनाएं। तो इसी के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपके राजस्थान जीके की क्लास होगी इसी टाइम पे, तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।